ही नहीं देता। उनको घर बैठे बिना कुछ करे सरकार तीसरी बार उनकी बनी है, उनको खुद नहीं समझ में आ रही सरकार बन कैसे गई। हमारे एक एमएलए एमपी हरियाणा के इतने सुंदर सुंदर बयान देने लग रहे हैं सिर्फ जहर का बीज दोबारा से बोने के लिए। हालांकि पूरे एसआईआर में बिहार में शायद 2 घुसपैठियों की वोट मिली है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के एक भी आरोप का जवाब नहीं दिया है, सीधा सीधा बुला के इंद्रधनुष भवन में बुला के उनको अपॉइंटमेंट की चिट्ठियां मुख्यमंत्री से दिलवाएंगे और फिर ताली पीटेंगे उसके ऊपर। हरियाणा में कांग्रेस आज के दिन भी सबसे सशक्त राजनीतिक दल है। तोशाम हलके के विभिन्न गांवों में आप जो सद्भाव यात्रा लेकर के पहुंचे हैं, सद्भाव यात्रा के द्वारा आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सद्भाव यात्रा 5 अक्टूबर से शुरू की थी दनौदा में। सर्वजातीय बेनायन खाप का चबूतरा है वहाँ से, नरवाना हलके से, और आज हम यात्रा जो है 18 हलकों से गुज़र के आज 19वां हलका तोशाम का है जहाँ यात्रा पहुँची है। और इस यात्रा का जो उद्देश्य कह लीजिए या जो इस यात्रा के माध्यम से संदेश जो हम देना चाहते हैं वो हमारे यात्रा के नाम में और हमारा जो स्लोगन है उसी के अंदर है। सद्भाव यात्रा, सद्भाव सरल भाषा में यदि बोलें तो भाईचारा। हरियाणा का जो पूरा सामाजिक ताना बाना है ख़ासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों का, वो सदियों से 36 बिरादरी का जो भाईचारा है उसके इर्द गिर्द बुना हुआ है। राजनीतिक कारणों से उसके अंदर एक जानबूझ के एक तनाव पैदा किया गया है, जानबूझ के उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि अपनी राजनीतिक सिद्धि के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज में ऐसी दरारें पैदा कर दी जाएं जो एक परमानेंट वोट बैंक आपको दे सकें। लेकिन शायद लोग ये भूल जाते हैं कि समाज में यदि बिखराव आता है या समाज में यदि तनाव रहता है तो वो ना तो सद्भाव के लिए अच्छा होता और ना वो प्रदेश या उस समाज के विकास के लिए अच्छा होता। ये चीज़ें आपको शॉर्ट रन या मीडियम रन में ज़रूर राजनीतिक लाभ भले ही पहुंचा दें, लेकिन इससे हानि इतनी ज़्यादा होती है कि फिर वो बाद में ठीक नहीं की जा सकती। और दूसरा हमारा जो स्लोगन इसके साथ है वो है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। इसका जो राजनीतिक पहलू है, ये पहली बात तो एक सामाजिक होगी, लेकिन उस समाज में जो तनाव है वो राजनीतिक कारण से क्योंकि पैदा किया जा रहा है, तो उसका काउंटर जो है वो राजनीतिक तौर पे होना भी अनिवार्य है। और हरियाणा में कांग्रेस आज के दिन भी सबसे सशक्त राजनीतिक दल है, सबसे पुराना है, सबसे मजबूत है और नीचे तक है। और उसकी जो विचारधारा है वो भी लोगों में आज के दिन भी उतनी है जितनी हमेशा से रही है। लेकिन संगठन के अभाव में जिस मुस्तैदी के साथ या जिस भावना के साथ इस विभाजनकारी एजेंडे का मुकाबला होना चाहिए था, शायद वो उस तरह नहीं हो पाया। तो हम इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस का जो एक जुड़ाव है लोगों के साथ और समाज के साथ, उसको और मजबूती दे सकें, ताकि जो ये समाज में जो द्वेष की भावना पैदा की जा रही है उसका सही मायने में राजनीतिक तौर पे भी मुकाबला किया जा सके। ये मुख्यतः हैं। उसके अलावा अनेकों मुद्दे हैं जो प्रदेश जिनसे ग्रस्त है आज के दिन, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो किसानों के हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हों। अलग अलग इलाकों में अलग मुद्दे भी आ जाते हैं। बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ पे पानी भरा हुआ है, अभी तक भरा हुआ है, और बड़ी अटपटी सी स्थिति है कि क्योंकि कोई कनाल नहीं टूटी, सिर्फ बारिश ज़्यादा थी तो सरकार कह रही है कि ये आपदा नहीं है, ये सिर्फ बारिश ज़्यादा होगी। भाई बारिश ज़्यादा होगी, आपने इंतज़ाम तो आपने करना है सरकार के नाते। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा होके अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे उनकी बात हम करते हैं। कल का ये अखबार है जिसमें एक परसों का एक आरटीआई की माध्यम से सूचना है और एक जो एक संस्था है जस्टिस, मेरे को उसका पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं। 46% प्रिंसिपल्स की पोस्ट सरकारी स्कूलों में रिक्त हैं, रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है। और 56% शिक्षकों के जो पद हैं वो रिक्त हैं। तो एक तरफ जो इन्होंने सैकड़ों स्कूल्स जो बंद किए स्टूडेंट्स की कमी बताकर, वो एक पहलू, और दूसरा पहलू कि ना शिक्षक हैं ना प्रिंसिपल्स हैं। तो बड़ी बड़ी एक
सीधी चीज़ समझ में आनी चाहिए लोगों को कि सरकारी तौर पे परोक्ष रूप से भी प्रत्यक्ष रूप से भी प्रयास ये है कि सरकारी स्कूलों को इतना जर्जर कर दिया जाए, इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि बच्चे और उनके अभिभावक जो हैं वो अपने आप ही बच्चों को प्राइवेट शिक्षा की तरफ धकेलें। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, इस समय 39.39% कांस्टेबल्स की पोस्ट खाली पड़ी है। तो जहाँ पे ये स्थिति है हमारे सरकारी महकमों की, और फिर वो बात करते हैं क्या, बिना खर्ची पर्ची, मतलब पद आपके खाली पड़े हैं, आधे आधे डिपार्टमेंट आपके खाली पड़े हैं, आपके पास नया नौकरी देने का कोई आयाम नहीं आप पैदा कर रहे, नौकरी आप दिला सकें इसकी तैयारी आप बच्चों की नहीं करवा रहे। जब नौकरी नहीं दे रहे तो कौन सी खर्ची और कौन सी पर्ची की बात कर रहे हैं। और मुझे पता है आज से साल बाद या 2 साल बाद 500-700 बच्चों की सिलेक्शन करेंगे और फिर पंचकुला के इंद्रधनुष भवन में बुला के उनको अपॉइंटमेंट की चिट्ठियां मुख्यमंत्री से दिलवाएंगे और फिर ताली पीटेंगे उसके ऊपर और कहेंगे देखो बिना खर्ची बिना पर्ची के दी। HK आनंद से बड़ा हमारे यहाँ फ्रॉड नहीं हुआ आज तक कोई, जिसके अंदर इन्होंने रिजर्वेशन को धत्ता कर दिया, जिसके अंदर सो कॉल्ड जो मेरिट होती है वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। हाँ, MLA MPओं के लिए ज़रूर था कहने के लिए, MLA MP को सिफारिश कर देता था या फ़ोन कर देता था, उसको तो ज़रूर कह देते थे जी इसमें तो ये क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से होगा। लेकिन बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कौन से क्राइटेरिया या किस माध्यम से वो उसमें एडजस्ट होके आए हैं वो आपको बता देंगे कि खर्ची पर्ची चलती है या नहीं चलती। तो ये अनेकों चीज़ हैं बाकी, लेकिन क्योंकि समाज में एक विघटन पैदा करके एक उन्होंने वोट को साधने का प्रयास किया हुआ है, तो उसको हम किसी प्रकार से रोक सकें, कम से कम समाज में विघटन ना हो। वोट तो आदमी कहीं दे, आदमी का राजनीतिक विचार कुछ भी हो सकता है, पसंद नापसंद हो सकती है, विचारधारा हो सकती है, लेकिन वो समाज की कॉस्ट पे ना हो, ये हमारा प्रयास। राहुल गांधी जी द्वारा बार बार वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ महीने पहले तक मैं भी इस मुद्दे को संशय की दृष्टि से देखता था, लेकिन अब जिस प्रकार से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस राहुल गांधी जी ने की, 1 अगस्त में की थी और उसके बाद वो थी महादेवपुरा की, फिर एक अलांद कॉन्स्टिट्यूंसी उसके बारे में की थी, फिर पूरा SIR के खिलाफ एक वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाली थी, और अब 5 नवंबर को हरियाणा के बारे में जो उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं। और उससे पहले जून के महीने में एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने, अनेकों अखबारों में छपा था, उसका इंग्लिश का हेडलाइन मुझे ध्यान है, हाउ महाराष्ट्र इलेक्शन वॉज स्टोलन, मतलब महाराष्ट्र का चुनाव कैसे चुराया गया है। और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने कही हैं आर्टिकल के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इलेक्शन कमीशन के डेटा के आधार पे कही हैं। और इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, मुझे उससे ज़्यादा मुझे इस चीज़ की तसल्ली हो गई है कि बहुत गड़बड़ घोटाला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के एक भी आरोप का जवाब नहीं दिया है, सीधा सीधा। वो डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, एफिडेविट दे दीजिए, जब समय था तब क्यों नहीं किया, आपके पार्टी के एजेंट्स क्या कर रहे थे, फलाना ढिमकाना। लेकिन उन्होंने तो यहाँ तक भी जवाब नहीं दिया। हालांकि मैं उस चीज़ को उतना बड़ा नहीं मानता जहाँ 25 लाख वोटों का फर्जी होने का अंदेशा हो कि वो 22 वोटें एक ब्राज़ीलियन एक्ट्रेस या हेयर ड्रेसर जो भी है वो उस लड़की की 22 तस्वीरों की फ़ोटो के हिसाब से 22 वोट बनी हुई हैं। कम से कम इलेक्शन कमीशन उसी पर स्टेटमेंट दे दे कि इसकी हम जांच करा लेंगे, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का पेट सब्जेक्ट है ना, घुसपैठिया। हालांकि पूरे SIR में बिहार में शायद 2 घुसपैठियों की वोट मिली है, 8.25 करोड़ के इलेक्टोरेट में शायद 2, उसकी भी मेरे को नहीं पता कि वो वाकई सच्चाई है या नहीं है। यहाँ तो 22 ब्राज़ीलियन औरत की फ़ोटो के ऊपर वोट बनी हुई हैं, कम से कम उसके ऊपर ही बयान दे दे। लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि संवैधानिक संस्था ना रह के एक वो BJP का क्या बोलते हैं, प्रकोष्ठ, वो प्रकोष्ठ बन गया है वो उनका, तो उसी नाते वो बिहेव कर रहे हैं। सर, आपने किसानों की बात की, फिलहाल जो लास्ट भाषण था माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा तो किसान हितैषी सरकार है, लाखों हजारों करोड़ रुपए जो है बीमे और मुआवजे के बांटे गए हैं पिछले 11 साल में भाजपा के साथ। मैं 3 दिन पहले लोहारू में था। लोहारू और भिवानी के किसान
2023 रबी के मुआवजे के लिए निरंतर धरने पे बैठे हुए हैं, 350 करोड़ का। आपके सामने उदाहरण है, आपके क्षेत्र का है। उससे पहले बालसमंद वाले किसान 3 साल से धरने पे बैठे हुए हैं, यही मुद्दा है। तो मैंने बताया ना, बहुत बोलने में बुरा मत मानना, मीडिया कैप्चर है, तो जो चलाना चाहते हैं वो चलाते हैं। तो जो सच्चाई है उसको कोई बयान भी करता है तो उसका कोई और आपने देखा कभी एक चीज़ कि वो विपक्ष के किसी आरोप का जवाब ही नहीं देते, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो या प्रदेश के स्तर पे हो। आप अपना असर पीटते रहिए, जवाब ही नहीं देंगे। जब जवाब ही नहीं दोगे तो आगे आप फिर बहस क्या करोगे उस चीज़ के साथ। हाँ, जुमला ज़रूर एक आधा बीच में छोड़ देते हैं, खर्ची पर्ची किसानों के लिए हमने, हालांकि ये भूल गए कि 2022 तक किसान की आय भी दुगनी करनी थी, वो तो पीछे डाल दी। और डीमोनेटाइजेशन भी भूल गए लोग, आतंकवाद भी ख़त्म होना था उससे। तो लेकिन घुमा फिरा के लाना है, या तो हिंदू मुसलमान करेंगे, या ये जो पीछे हमारे एक एमएलए एमपी हरियाणा के इतने सुंदर सुंदर बयान देने लग रहे हैं सिर्फ जहर का बीज दोबारा से बोने के लिए। तो मुद्दों की तो बात ही नहीं है इस सरकार में। और मैं उनको दोष भी नहीं देता, उनको घर बैठे बिना कुछ करे सरकार तीसरी बार उनकी बनी है, उनको खुद नहीं समझ में आ रही सरकार बन कैसे गई हमारी। तो इसीलिए वो किसी बात का जवाब देना शायद ज़रूरी भी नहीं समझते कि जब हमको बना के भेज रखा है बिना कुछ करे तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा फिर अपना जवाबदेही में पड़ने की।